एवरीवन, दिस इज शोभित दिनवान और फाइनली आप सभी आ चुके हो अपनी लाइफ की सबसे मुश्किल और सबसे टफेस्ट क्लास के अंदर। भैया यार अभी से ही डरा रहे हो, मुश्किल और टफेस्ट बोल रहे हो, क्यों ना डराऊं? बिल्कुल डराऊंगा। मैं बाकी लोगों की तरह ना तो मैं शुगर कोट नहीं करना चाहता कि बहुत आसान क्लास है, आराम से निकल जाएगी, बहुत आसान सिलेबस है, पूरे नंबर आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बहुत मुश्किल क्लास है, बहुत मेहनत लगेगी, बहुत रगड़ना पड़ेगा, बहुत बड़ा सिलेबस और आसान से तो बिल्कुल नहीं निकलने वाली। ये एक फैक्ट है। अब शायद तुम्हें वो शोभित भैया ना दिखें प्यारे से, अब मैं बात करूंगा फैक्ट्स के ऊपर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी तरह मैं एक ऐसा बंदा हूं यार जिसकी 11वीं बर्बाद थी। उसने जब भी जेई क्लियर करा बहुत मशक्कत लगी, बहुत मेहनत लगी थी। मेरे को पता है कहां कहां पे किन गड्ढों पे तुम गिरोगे। वही गड्ढे, वही मिस्टेक्स मैं आज आप सभी के सामने लेके आया हूं और पूरे साल आपके सामने लाके रखूंगा, जिससे कि आप परेशान ना रहो। 11वीं एक ऐसी क्लास है, मुश्किल है, टफ है, पर यह नहीं है कि नामुमकिन है उसको निकालना। सही तरीकों से अगर आप चलोगे, सही चीजों को लकीर मान के फॉलो करोगे, ये नहीं कि यार ये मेरी दोस्त ये बुक ले रहा है, ये मेरी दोस्त ने ये बुक ले रखी है, मैं भी यही बुक लूंगा, मैं भी ये बुक लूंगी। अगर ये चीज में फंस गए ना तो बहुत परेशान रहोगे। कुछ माइनर बेसिक चीजें अगर उसको तुमने फॉलो कर लिया ना तो तुम पूरी क्लास के 95% जनता से आगे होगे, क्योंकि 95% जनता ये भी नहीं कर रही होती। तो इसलिए थोड़ा सा रूड हो सकता है, थोड़ा सा मैं हार्श हो सकता हूं, पर कई बार रूड होना, कई बार हार्श होना आपके लिए सही है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सबसे पहली चीज तो आगे आने वाली जितनी भी 11वीं 12वीं वाली वीडियोस होंगी वो हम इस चैनल पे ला रहे होंगे, तो आप इस चैनल पे जा सकते हो, नीचे मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला ब्लंडर, हमने ये सोचा है भैया एक बार रिजल्ट आ जाए उसके बाद हम पढ़ाई करना शुरू करेंगे। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं, देखो ध्यान से सुनना। हमारी जो कोचिंग क्लासेस थी ना, मैं कहीं पे भी किसी कोचिंग क्लास को प्रमोट नहीं करने वाला, मैं किसी के साथ नहीं जुड़ा हुआ हूं, मैं सिर्फ आपको फैक्ट्स रख रहा हूं जो मैंने खुद एक्सपीरियंस करे। तो ये मत सोचना मैं किसी कोचिंग को या कहीं पे प्रमोट कर रहा हूं, कुछ नहीं। मैं इंडिपेंडेंट बंदा हूं, मैं किसी के साथ नहीं जुड़ा हुआ। अब बात करें हम, तो मेरी जो कोचिंग क्लास थी वो अप्रैल में शुरू हो गई थी। अप्रैल 4 या 5 से मेरी पहली क्लास थी और इनका टारगेट था कि ये दिसंबर एंड तक सब बैचेस का, जितने भी बैचेस होंगे सब बैचेस का दिसंबर एंड तक कोर्स कंप्लीट कर देंगे। तो इन्होंने क्या करा कि भाई शुरू में 2 क्लासेस रखी, कई बार बीच में 3 क्लासेस होती, पर 2-3 क्लासेस अपनी चलती रहती थी। इस तरह से अपना चलता था दिन में, ठीक है, दिसंबर तक। कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने सोचा कि यार एक बार रिजल्ट आने दो, उसके बाद जो बैच होगा उसमें एनरोल कर लेंगे, उसमें कंप्लीट कर लेंगे सिलेबस, थोड़ा 1-2 महीने रेस्ट कर लेते हैं। तो बच्चों ने सोचा भाई मई जून में अपने जाके रिजल्ट आएगा, उसमें जाके अपना ज्वाइन कर लेंगे। तो मेरे कुछ ऐसे बैचमेट थे, मेरे कुछ ऐसे हॉस्टल में दोस्त थे जिन्होंने मई जून में आके बैच में एनरोल करा। पर भैया टारगेट उनका भी दिसंबर एंड ही था। तो इनके लिए क्या करा इन्होंने कि इनका सिलेबस कंप्लीट करवाने के लिए इनको भगाना शुरू कर दिया। इनके दिन में 3 क्लासेस, 4 क्लासेस, 5 क्लासेस, सुबह क्लास है, शाम को भी क्लास है। बहुत परेशान रहते ये बच्चे, मैं फैक्ट बता रहा हूं। ये हमारा ऐसा था कि हमने आराम से 2-2, 3-3 क्लासेस में करके निपटा लिया, पर इनके में इन्होंने बहुत तेज भगाया था। तो इसलिए ये मत सोचो मेरी जान कि हम बाद में शुरू करेंगे। आप कोचिंग ले रहे हो नहीं ले रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आप अभी से कंफर्ट जोन पे मत जाओ। हम अभी से कंफर्ट जोन में चले गए ना, 3-4 महीने 5-6 महीना हम ऐसे निकाल देंगे, फिर उसके बाद हमें याद आएगा कि यार 11th में शुरू करनी थी, फिर हम बहुत परेशानी में रहेंगे। तो इसलिए अभी से शुरू कर दो, आज इसी मोमेंट से शुरू कर देना है, ठीक है जी। अब आते हैं हम दूसरे ब्लंडर पे। दूसरा ब्लंडर है कि स्टार्टिंग की इनिशियल क्लासेस को स्किप करना, सीरियसली ना लेना। हमारी क्या दिक्कत होती है ना कि 10वीं में हम जाते हैं, तो मान लो हमारा कोई एक चैप्टर छूट गया, तो हम क्या करते हैं, यूट्यूब से देख लिया, वन शॉट देख लिया कहीं पे, इस तरह से करके 1-1.5 घंटे में चैप्टर हो गया, एनसीईआरटी पढ़ ली, हो गया। 11वीं क्लास के पहले महीने में आप इतने सवाल कर लोगे जितने आपने पहली से 10वीं में मिला के नहीं करे होंगे। समझ में आ रही है बात? पहली से 10वीं में आपने जितने टोटल सवाल करे होंगे ना, उससे ज्यादा आप 11वीं के पहले महीने में कर लोगे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि 11वीं कितना बड़ा सिलेबस लेके बैठी है। 11वीं का एक एक चैप्टर आपके पूरे 10वीं के एक सिलेबस के बराबर है, ठीक है। अवेयर कर रहा हूं, डरा नहीं रहा हूं। क्या होता है कि मान लो हमने कोई एक क्लास छोड़ दी, मान लो चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर 4, 5 और 6 हमने मिस कर दिया किसी कारणवश, हमें दोस्त के साथ जाना है, हमारी तबीयत खराब होगी, कुछ भी हो गया, हमने मान लो 3 लेक्चर बीच के मिस कर दिए और हम पहुंच गए 7वें लेक्चर में, तो हमें 7वें लेक्चर का कुछ समझ में नहीं आने वाला। जब हमें कुछ समझ में नहीं आएगा मतलब कि ये चैप्टर 3 हमारा क्या बन गया, बैकलॉग बन गया। और ये बैकलॉग एक ऐसी चीज है जो कि 11वीं के आप किसी भी सीनियर से जाके पूछ लेना, उसका सबसे बड़ी पीछे होने की जड़ बैकलॉग है। तो इसलिए ना अभी से ही सीरियस हो जाना शुरू कर दो। क्लास को रेगुलर जाना है, कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है, चाहे आप ऑनलाइन ले रहे हो, ऑफलाइन ले रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, मिस नहीं करना है। क्योंकि अगर आपने मिस कर दिया तो वो पूरा चैप्टर उड़ेगा और उसके बाद ना आपके पास इतना टाइम नहीं बचता कि आप उस चैप्टर को फिर से करो। जैसे साथ साथ में चल रहा है, जिस प्लेस में अपना सिलेबस चल रहा है उस प्लेस में साथ साथ में करने की हमें कोशिश करनी है। अगर ये चीज भी कर ली ना तो आप बहुत आगे होगे पूरी जनता से,
ठीक है, बच्चे बहुत ऐसे मजे में रहते हैं कि यार आखिरी में एक हफ्ता होगा उसमें निकाल लेंगे। 10वीं में भी तो आखिरी के 10-15 दिन पढ़ लिए थे हमने, ऐसे ही हाफ ईयरली के टाइम पे 10-15 दिन पढ़ के चले जाएंगे, एक हफ्ता पढ़ के चले जाएंगे, फेल हो जाते हैं बच्चे हाफ ईयरली में। फैक्ट है ये, अपने सीनियर से पूछ लेना, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है, नहीं हो पाता, कहीं से भी कुछ भी घूम के सवाल आ सकता है, आपको कॉन्सेप्ट फोकस करना है। ठीक है जी, कोई भी क्लास आपकी हो रही है, ये एक वीडियो बनाई थी यार मैंने आपके लिए, पिछले साल वाले बच्चों के लिए, कि यार हाउ टू स्टार्ट क्लास 11th। ये मैं वापस से रिपीट नहीं करना चाहता चीजों को, इसलिए आप ये वाली वीडियो वापस जाके एक बार प्लीज देख लेना। मेरे को व्यूज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप सही रहो, ये मेरा मोटिव है। तो ये वीडियो का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये देख लेना यार। ठीक है, इसमें मैंने सारी चीजें बोल रखी है, क्या क्या टाइम टेबल आपको फॉलो करना है, कैसे रिवीजन करना है, कैसे नोट्स बनाने, सब चीज। तो ये आप अपने जीवन के अगर 21 मिनट इसमें डिवोट कर दोगे, 2x पे देखने के बाद अगर आप 11 मिनट इसमें डिवोट कर दोगे, बहुत फायदा मिलेगा, बिलीव मी। ये आगे आपकी दूसरी मिस्टेक कि हमें क्या करना है, अभी से ही सीरियसली हर एक क्लास को लेना है, कोई क्लास स्किप नहीं करनी है मेरी जान। आगे बढ़ते हैं। खाली ज्ञान लेने से, लेक्चर अटेंड करने से, उसके प्यारे प्यारे नोट्स बनाने से कुछ नहीं होने वाला। मैंने फिर बोला है, बहुत वास्ट सिलेबस है। 10वीं तक क्या होता था कि यार हम सुबह उठे, स्कूल गए, कोचिंग में नोट्स बना लिए, जो सर ने बोला वो लिख लिया, क्लास में जो हमें स्कूल की टीचर ने बोला वो लिख लिया, घर में आ गए, अपना थोड़ा बहुत होमवर्क करा, चले गए, आखिरी में रिवीजन मार लेंगे। अगर आप ये स्ट्रेटेजी 10वीं के बाद 11वीं में भी अपनाओगे तो आप बहुत परेशान रहोगे। आपको जो चीज जिस दिन पढ़ाई जा रही है, आपको जो लेक्चर जिस दिन पढ़ाया जा रहा है, उसको विदिन 24 आवर्स रिवीजन मार लेना है। कैसे रिवीजन मारना है वो मैंने इस वीडियो में प्यारे से अच्छे से समझा रखा है। पर एक बात समझ लो, ये मत सोचना कि यार मेरे को कोचिंग में आज ये चीज पढ़ाई गई थी, 4 पन्ने के मेरे आज के नोट्स बने हैं, कर लूंगा जब टाइम मिलेगा। नहीं, टाइम मिलेगा, नहीं हो पाएगा रिवीजन। 24 घंटे बाद आप भूल जाओगे चीजों को, क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं, बहुत बड़ा सिलेबस है। मैं डरा नहीं रहा हूं, कहीं पे भी अवेयर कर रहा हूं, जिससे कि आप अभी से सीरियसली चलो मेरी जान। ठीक है, मैं बहुत परेशान हुआ था, मैं भुक्तभोगी हूं इस चीज का, जो भी कहते हैं। तो इसलिए ना ध्यान से जो रिवीजन, जो लेक्चर आपको रोज पढ़ाए जा रहे हैं, उनका उसी दिन रिवीजन करना है, आगे के लिए उसको पोस्टपोन नहीं करना है। नहीं याद रहेगा क्या पढ़ाया था, भूल जाओगे दिमाग में क्या पढ़ाया था। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़े चैप्टर होते हैं, तो हमें उसी दिन 24 घंटे के अंदर उस लेक्चर को रिवाइज करना है। खाली अटेंड करने से लेक्चर और खाली नोट्स बनाने से कुछ नहीं होने वाला है। ज्ञान तो यार यूट्यूब पे भी फ्री में पढ़ा है, नोट्स तो लोगों ने भी दे रखे हैं। समझ में आ रही मेरी बात? पर इससे नहीं होने वाला अगर आप एक बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नोट्स। वापस से नोट्स के ऊपर एक और पॉइंट है। बच्चे क्या करते हैं, आप देखोगे अपनी क्लास में, बहुत बच्चों को देखोगे कोचिंग में, अपने स्कूल में, कि वो क्या करेंगे कि एक रफ कॉपी रखेंगे साथ में, कि भाई क्लास में तो मैं रफ में नोट्स बना लूंगा, फिर घर पे जाके स्केच पेन लेके, ये पेन लेके, वो पेन लेके, स्केल लेके, कंपास लेके, फिर अच्छे से नोट्स बनाऊंगा। शुरू में हमें टाइम मिल जाएगा, पर इस आदत को मत करो। हमें क्लास में ही नोट्स बनाने हैं, क्लास में ही फेयर कॉपी में सब चीज करनी है, क्लास में ही जो क्वेश्चन, बहुत बड़ी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं ध्यान से समझना। हमारी ये नोटबुक है, ठीक है जी, हमारे को सर ने हेडिंग लिखवाई कि मान लो ये चैप्टर नंबर XYZ है, सर ने कुछ डेफिनेशन लिखवाई, यही लिख ली। सर ने कहा कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। बच्चे क्या करेंगे, एक रफ कॉपी रखेंगे साइड में कि भाई इस रफ कॉपी में मैं पहले बैठ के सॉल्व करूंगा, अगर सही हुआ तो मैं बैठ के इसमें लिखूंगा, पर अगर गलत हुआ तो जो सर अपनी अभी सॉल्व करवाएंगे वो सॉल्व करूंगा, वो यहां पे लिखूंगा। बहुत बड़ा ब्लेंडर है मेरी जान, यही सॉल्व करो। कोई रफ कॉपी नाम की कोई चीज भी आपको क्लास में लेके ही नहीं जानी है, ये तो बात दिमाग में रख लो। हमें सब चीज इसी में करनी है। थोड़ा सा ना खुला खुला लिखना बस, कि भाई मान लो हम घर पे गए, हमने रिवीजन करना शुरू करा, हमें कोई और कॉन्सेप्ट ध्यान आया, हमें कुछ हिंदी में और चीज लिखनी है, हमें अपनी जो भी हमारी नॉर्मल लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज में हमें लिखना है चीजों को, तो हम थोड़ा क्या करेंगे कि भाई हमारी जो ऊपर छत होती है कॉपी की, उसको यूज कर लिया है ना, हमने फॉन्ट थोड़ा खुला खुला लिखा, थोड़ी बीच बीच में जगह छोड़ दी, जिससे कि जब हम रिवीजन कर रहे हो तो पेंसिल से हम चीजें यहाँ पे लिख पाए। ये मैंने नोट्स वाली वीडियोस में बता रखा है, आप ध्यान से देख लेना। पर एक बात आप शुरू से ही समझ लो कि रफ कॉपी नाम की कोई चीज नहीं लेके जानी हमें क्लास में, और जो भी चीज है वो डायरेक्ट अपनी नोट्स कॉपी में लिखना है, डायरेक्ट इसी में अटेम्प्ट करना है, जिससे कि मान लो आपने यहाँ पे अटेम्प्ट करा, अगर सही हुआ तो बहुत बढ़िया बात है, अगर गलत हुआ तो बस एक ऐसे मार्क लगा लेना, और जिस तरह से सर ने या टीचर ने जो भी सही वाला सॉल्यूशन करवाया उसके नीचे लिख लिया, जिससे कि जब आप वापस रिवीजन कर रहे हो ना तो आपको पता हो कि आपने क्या गलत यहाँ पे करा था, क्या गलती आपने करी थी, आपको दिमाग में रहे। बस एक छोटी सी लाइन मार दी हमने, तो हम बार बार जब भी रिवीजन करेंगे हमें पता चलेगा हमने क्या ब्लेंडर करा था, क्या सिली मिस्टेक करी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, रफ कॉपी वाला याद भी नहीं रहेगा कहां करी थी सॉल्व, यहीं पे याद रहेगा। आपके नोट्स सजे सजाए नहीं होने चाहिए, किसी को हम नहीं दे रहे वाले, हम किसी को बांटने नहीं वाले हैं नोट्स, हमारे लिए नोट्स हैं।
तो बस इस तरह से होने चाहिए कि भाई ब्लू और ब्लैक पेन हमने यूज कर लिया, थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो गया कि भाई क्वेश्चन को ब्लैक से रख लिया, हेडिंग को ब्लैक से रख लिया, बाकी चीज हमने ब्लू से कर ली। इतना हम कर सकते हैं, मैंने भी करा था। पर ये नहीं स्केच पेन ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, मार्कर रख रहे हैं और चिट्स लगा रहे हैं, कुछ नहीं, सब इसी में करना है। थोड़ा खुला खुला लिखेंगे, घर पे जाके रिवीजन के टाइम पे हमें कुछ और इंपॉर्टेंट चीज लगेगी, ऊपर लिख लेंगे छत पे, या बाकी जहां पे भी जगह होगी वहां पे लिख लेंगे पेंसिल से। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वीडियो मैंने बनाई थी नोट्स के ऊपर भी, ये तो आपकी ये हो गई, ये हाउ टू मेक नोट्स, बिल्कुल बहुत प्यारी वीडियो, आप देख लेना। मैं ना कुछ कुछ जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, हो सके तो देख लेना। आगे हम बढ़ते हैं। क्या बोला मैंने कि नोट्स को हमें डायरेक्ट बनाना है, कोई नहीं कि भाई रफ में बनाएंगे फिर घर में फेयर बनाएंगे, इतना कोई हमें टाइम पास नहीं करना होगा। मल्टीपल ट्यूशंस लेना बहुत बड़ा ब्लंडर। भैया मेरे को यहाँ समझ में नहीं आ रहा तो हमने यहाँ से भी पढ़ लेता हूँ मैं इस टीचर से, फिर उसके बाद में जाके इस टीचर से भी पढ़ लेता हूँ, फिर मैं ये वाला अगर नहीं समझ में आता केमिस्ट्री तो मैं कोचिंग के ट्यूशन से भी पढ़ लिया, एक मैंने पर्सनल ट्यूशन भी ले रखा है उससे भी पढ़ लिया। कंफ्यूज जाओगे, दिमाग फट जाएगा। एक टीचर रखना है एक सब्जेक्ट के लिए बस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैं आपको अपना एग्जाम्पल बताता हूँ। मेरा एक चैप्टर था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, आएगा आपका चैप्टर, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे होगे तो फिजिकल केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम आएगा चैप्टर। हमारा क्या हुआ कि टीचर चेंज हो गए, और टीचर चेंज होने के बाद एक नया टीचर आया, उसने हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ाया। हमने वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम उस टीचर से, भाई ऐसा था कि यार इस टीचर से कौन पढ़ेगा, जब सर आएंगे ना उन्हीं से पढ़ेंगे, तो हमने मजे मजे में ऐसे ही उससे ऊपर ऊपर से पढ़ लिया। पर क्या रहता है ना, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी चीजें रहती हैं जो भी चीज उस टीचर ने पढ़ाई थी। फिर मैंने दूसरे टीचर से पढ़ने की सोची, उससे कुछ कुछ चीजें बोली, उसने कुछ अलग मेथड बताए थे, इसने कुछ अलग मेथड बताए थे। फिर मैं तीसरे टीचर के पास चला गया, उसने थोड़े बहुत कहीं पे अलग मेथड बताए। मैं दिमाग में ये कंफ्यूज रह गया कि यार उस टीचर ने तो ऐसे सॉल्व करवाया था, ये टीचर ऐसे सॉल्व करवा रहा है, इसने ये डेफिनेशन लिखवाई थी। सबसे बेकार ब्लंडर है ये, मेरे को कभी स्ट्रक्चर ऑफ एटम समझ में नहीं आया। 12वीं में जाके जब एंड का टाइम आया, जब थोड़ा थोड़ा मैंने ऊपर से देखा, तो इसीलिए मेरी जान एक सब्जेक्ट के लिए एक ही टीचर रखना है, मल्टीपल टीचर्स पे नहीं भागना, मल्टीपल ट्यूशंस पे नहीं भागना। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर हमें वो टीचर नहीं समझ में आ रहा है तो उसकी क्लास छोड़ दो, फिर दूसरे टीचर से पढ़ लो। ये नहीं कि एक ही सब्जेक्ट को दो दो टीचर से रेगुलरली पढ़ रहे हैं, कंफ्यूज हो जाओगे आप, अपने आप ही चीजों को कॉन्ट्राडिक्ट करना शुरू कर दोगे। फील समझ में आ गई होगी। अगले पॉइंट पे आते हैं, टेस्ट और डीपीपी को स्किप करना। जब आप किसी चीज को पढ़ लेते हो, 11वीं में मैंने क्या बोला कि आपका बहुत ज्यादा सिलेबस है, तो आपने, ये मैंने बहुत बार ग्राफ बता रखा है आपको, ठीक है, मान लो कि आपने एक चीज को पढ़ा पहले दिन, तो वह आपकी मेमोरी में 100% बैठी है, या आपने पहले दिन उसको पढ़ा। अब आप दूसरे दिन पे गए तो वो मेमोरी से थोड़ी थोड़ी नीचे जानी शुरू होगी। फिर तीसरे दिन गए तो वो मान लो यहाँ पे 70% हुई, तो वो मान लो 50% हो जाएगी तीसरे दिन पे। फिर धीरे धीरे क्या होगा, वो ग्राफ नीचे चला जाएगा, आप धीरे धीरे चीजों को भूलना शुरू कर देते हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। पर रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलता है मेरी जान। शुरुआत में तो मिल जाएगा 11वीं के 1-2 महीने तो बहुत सही चलेगी, बाद में हमें टाइम नहीं मिलेगा रिवीजन करने का। तो रिवीजन कैसे करें भैया? रिवीजन करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप क्या करो, जो भी आपको रेगुलर डीपीपीज और रेगुलर टेस्ट हो रहे हैं उसको बस स्किप मत करो मेरी जान। डीपीपीज का मतलब क्या होता है? डीपीपीज का मतलब होता है रेगुलर वर्कशीट्स। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आपको रेगुलर बेसिस पे, कोचिंग वाले ऑनलाइन कोचिंग ऑफलाइन सब देते हैं, तो डीपीपीज दे रहे होंगे वो। इससे क्या होगा कि आपका ना पिछले जो चैप्टर्स हैं उसके क्वेश्चंस इसमें मिले होंगे। रोज दे देंगे आपको, भाई होमवर्क तो दे ही रखा है, जो भी आज पढ़ाया उसका होमवर्क दे दिया, और एक वर्कशीट दे दी। इस वर्कशीट में पिछले चैप्टर्स जो हैं आपके, उसके क्वेश्चंस होंगे। तो जब आप बैठ के इस वर्कशीट को कर रहे होगे ना, तो आपको पिछले चैप्टर के क्वेश्चन दिखेंगे। मान लो आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत बढ़िया, भी आपको रिवाइज है चीजें, पर आपसे सॉल्व नहीं हो रहे, तो आप क्या करो कि वापस उस वाले सब्जेक्ट पे जाओ, वापस उस वाले टॉपिक पे जाओ, उसको रिवीजन मारो, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को रिवाइज करो। तो आप इनडायरेक्टली चीजों को रिवाइज मार रहे हो। आप ऐसे डेडिकेटेडली नहीं बैठ रहे कि आज मैं बैठूंगा और ये वाला चैप्टर रिवाइज करूंगा, ऐसा नहीं होने वाला। बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, बिलीव मी। मैं इसको बिल्कुल सीरियसली नहीं लेता था, 12th में मैंने इसको सीरियसली लेना शुरू करा और मेरे को बहुत फायदा मिला। मेरे को ऐसे बैठ के रिवीजन करने का टाइम नहीं ढूंढना पड़ रहा था कि भाई संडे को बैठ के सारा रिवाइज करूंगा, ऐसा नहीं। रेगुलर डीपीपी कर रहा हूं, जो चीज नहीं समझ में आ रही सिर्फ उसको रिवाइज कर रहा हूं। ठीक है, बहुत बड़ा स्मार्ट वर्क वाला तरीका है ये, बहुत कम बच्चे करते हैं। आप करोगे तो आप बहुत भीड़ से आगे रहोगे। टेस्ट सेम चीज, भैया आप रेगुलर टेस्ट दे रहे हो, आपने टेस्ट दिया, हम ये सोचते हैं भैया यार टेस्ट की तैयारी नहीं है, कोई बात नहीं, जाके दो, जितना आपको याद आ रहा है उतना आपने टेस्ट में दिया। फिर घर पे आके जब आप एनालाइज करोगे चीजों को, जब आप एनालिसिस करोगे, तब आपको पता चलेगा कौन कौन सी चीजें थी जो मैं भूल रहा हूं, उनका रिवीजन मार के वापस उसको अटेम्प्ट कर लो एक बार। तो इसका ये नहीं है कि भाई मेरी तो भैया रिवीजन ही नहीं हुई अभी तक, टेस्ट के लिए मैं प्रिपेयर्ड ही नहीं हूं, क्या मैं करूं ना जाऊं? बिल्कुल जाओ, प्रिपेयर्ड हो ना हो, एक भी टेस्ट, एक भी डीपीपी स्किप नहीं करनी है, कुछ भी हो जाए।
लकीर मान लो, ये बहुत बड़ा रामबाण है ये दोनों चीजें। अगर ये तुमने स्किप कर दी ना बहुत परेशान रहोगे। ठीक है, तो ये दोनों चीजें मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट पॉइंट, कोई रेफरेंस बुक नहीं लेनी है। जो भी आपको कोचिंग का मॉड्यूल मिल रहा है उन कोचिंग वालों ने सालों की मेहनत लगाई है। सारी रेफरेंस बुक जो भी आप सॉल्व करने की सोचोगे ना वो सारी उन्होंने पढ़ रखी है, उसी में से उठा के उन्होंने क्वेश्चंस अपनी बुक में डाले हैं, अपनी मॉड्यूल में डाले हैं। तो इसलिए वो जो आपको मेहनत करनी है ना 100 बुक्स देखने की, वो उन्होंने कर रखी है, उसके पैसे आपने दे रखे हैं उसको। तो ये नहीं कि 100 बुक्स उठा के हम बुक्स को, रेफरेंस बुक को उठा के लेंगे। बहुत अच्छी बुक है सारी, मैं ये नहीं कह रहा बेकार बुक है, पर आपके पास टाइम नहीं है मेरी जान। ठीक है, तो इसलिए जो भी आपको सिर्फ मॉड्यूल दिया जा रहा है उसको आपको अच्छे से करना है। नोट्स, मॉड्यूल, रेगुलर डीपीपी, इतनी ये 3 चीजें आपने अच्छे से कर ली तो आप बहुत आगे होगे अपनी क्लास से। नोट्स अपने खुद के बनाने हैं। जो मैं आपको नोट्स देता हूं, यहां पे मैं खुद अपनी चीज को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूं। मैंने आपको 10वीं में नोट्स बनाने सिखा दिए हैं, अब आपको खुद बनाने हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैं आपको बोर्ड लेवल के नोट्स दूंगा, क्योंकि वो बोर्ड लेवल, स्कूल लेवल के एग्जाम के, क्योंकि वो आप दूसरों से पढ़ के अच्छा कर सकते हो। कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम में आप दूसरे नोट्स से कुछ नहीं कर पाओगे मेरी जान। काफी बच्चे मेरे को कमेंट कर रहे थे, भैया आपने नोट्स प्राइवेट कर दिया, आपने नोट्स क्यों हटा दिए? 2 रीजन है। पहला रीजन, अभी से ही मेरे को आपको स्पून फीड नहीं करना है कि आपने उठाए नोट्स और उनसे पढ़ना शुरू कर दिया। खुद बनाओ। अब अभी नहीं बनाना सीखेंगे तो कब बनाना सीखेंगे? कुछ चीजें मेरे को पता है गालियां पड़ेंगी, पर मैंने करा है क्योंकि मैं आपका फायदा चाहता हूं मेरी जान, इसलिए मैंने उनको प्राइवेट करा है। दूसरी चीज, कुछ उसमें माइनर मिस्टेक्स थी, उनको हमें सही करना है। फिर हम अपडेट करके जब आपका एग्जाम का टाइम आएगा, स्कूल एग्जाम का टाइम, जब हम आपको दे रहे होंगे उससे 4-5 महीने पहले, अभी से नहीं दूंगा। आप बुरा मानो भला मानो, आपका भला चाहते हैं यार। अभी से ही कोई आपको शुगर कोट करना, आपको अभी से ही हर चीज स्पून फीड करना शुरू कर देंगे, आप कब सीखोगे फिर? ठीक है, तो इसलिए मैंने उनको प्राइवेट करा है। आप अपने आप खुद नोट्स बनाओ, लेक्चर सुन सुन के। आप 1 दिन बनाओगे, 2 दिन बनाओगे, 3 दिन बनाओगे, 4-5 चैप्टर के बनाओगे, आपको पता चलेगा कहां मैं गलती कर रहा हूं, फिर आप और अच्छे नोट्स बनाओगे। ये वीडियो मैंने आपको बता रखी है, इस वीडियो में मैंने अच्छे से समझा रखा है कि नोट्स कैसे बनाने हैं, उसको यूज करो। शुरू से ही दूसरे के ऊपर मत बिल्कुल भी डिपेंडेंट रहो, सीख नहीं पाओगे मेरी जान। ये हो गई आपकी आखिरी टिप। ठीक है, सारी चीजें मैंने आपको जो जो मेरे दिमाग में आई थी वो बता दी हैं। बाकी मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूंगा, आप इस चैनल पे आके जुड़ जाओ। सब चीज जो भी मेरे दिमाग में आएंगी, आपको जो भी प्रॉब्लम आएगी वो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ। मुश्किल क्लास है, मुश्किल सिलेबस है, बड़ा सिलेबस है, पर नामुमकिन नहीं है करना मेरी जान। बस ये है कि हम 10वीं की मेंटेलिटी से इसको कर रहे होते हैं, 10वीं की मेंटेलिटी से बहुत कंफर्ट जोन में रह के ये सोचते हैं आखिरी में सब चीज कर लेंगे, वहां बच्चे फंसते हैं। बस आप उस चीज में मत रहो, कंसिस्टेंटली लगे रहो। 3-4 घंटे, 5 घंटे आपने रेगुलर निकाल लिए अपनी सेल्फ स्टडी के, बहुत है। चलते रहोगे, अच्छा स्कोर करेंगे, अपनी पूरी क्लास की 95% जनता से आगे रहेंगे, क्योंकि बच्चे ये भी नहीं करते, 100 अलग चीजों पे भागते हैं। तब तक के लिए वही पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना, आग लगा देनी है। बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, जो भी तो आपको चीज चाहिए हो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको इस चैनल पे लाके दे रहा हूँ। बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, जाओ पढ़ लो, चलो बाय।